हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम की। ठीक है, अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं हम इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम। ठीक है, अब दोनों टॉपिक्स थे वो अलग अलग है। इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है और इसमें इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो रहा था। ठीक है, इरिटेबल का मतलब ये उसमें हो रहा था डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी दोनों एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉपिक क्या आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन कहाँ हो रहा है? ठीक है, और इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरव्यू। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे एपिडर्मोलॉजी, इसमें भी एपिडर्मोलॉजी पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ इथी ईटियोलॉजी है, कॉजेस जो होते हैं जिसके कारण इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम होता है वो पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हम, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या हो सकता है, लास्ट में हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, कुछ होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होती है ये डिसीज को प्रिवेंट कराने के लिए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। Inflammatory bowel syndrome is a chronic inflammatory disorder of the gastrointestinal tract characterized by periods of remission of relapse। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम क्या होता है? एक प्रकार की क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर होता है जो कि गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होता है। और ये क्या होता है, ये किसके कारण होता है? हमारा रिलैप्स होता है ना। रिलैप्स क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। जो देखो, आप सिंपल से समझ जाओ कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन हेल्दी इंटेस्टाइन है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन क्या क्या हो रहा है देखो। सबसे पहले मसल हाइपरट्रोफी हो रही है। यहाँ पे मसल्स जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब इन्फ्लामेशन हो गया है वहाँ पे। और जो फीचर्स मतलब यहाँ पे स्क्रैचेस टाइप्स के आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकस में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसी कंडीशन में इन्फ्लामेटरी बबल सिंड्रोम कोज होता है। अब ये कैसे कोज होता है मैं वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं सिंपल सा कि इन्फ्लामेटरी बबल सिंड्रोम क्या होता है। तो इन्फ्लामेशन से आप समझ रहे होंगे कि इन्फ्लामेशन से मतलब समझ रहे होगे कि सूजन आना या इन्फ्लामेशन कोज हो जाना हमारे बोवेल में। तो ये उसी की ही डिसीज है। अब ये होती है टू टाइप्स की। कौन कौन सी? अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है और क्रोन्स डिसीज होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है वो हमारे कॉलन और रेक्टम दोनों को अफेक्ट करती है। और जो क्रोन्स डिसीज होती है वो हमारे जीआई के पार्ट को, साथ ही साथ माउथ को, माउथ के द्वारा जीआई के पार्ट को, जीआई ट्रैक्ट जो होती है उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, और साथ ही साथ एनस को भी अफेक्ट करती है, माउथ टू एनस। ठीक है, कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, ये हमारे जो क्रॉन्स डिसीज है हमारे माउथ से एनस तक के कोई से भी पार्ट को, जीआई पार्ट को अफेक्ट कर सकती है क्रॉन्स डिसीज। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है वो कॉलन और रेक्टम को ही अफेक्ट करती है। The exact cause of non unknown, but it involves autoimmune, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, कोई एग्जैक्ट कोज नहीं मिला है कि जो इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम कैसे होता है, बट जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी वो भी इन्वॉल्व होता है डिसीज कोज करने के लिए। जेनेटिक्स भी हो सकता है और इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, और साथ साथ जो इन्वायरमेंट होता है उसके फैक्टर से भी हमें कॉज हो सकता है इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। It lead to inflammation, ulceration, and damage to the intestinal wall, causing pain, diarrhea, and malabsorption। अब यहाँ पे क्या इन्फ्लामेशन कोज हो रहा है, इन्फ्लामेशन लीड हो रहा है, और साथ ही साथ अल्सरेशन, अल्सर भी हो जाते हैं, या तो हमारे माउथ में हो जाते हैं, या फिर हमारे इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, या फिर हमारे जो स्टमक है वहाँ पे हो जाते हैं। तो उसी को अल्सरेटिव मतलब सॉरी अल्सर क्रॉन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। एंड डैमेज टू द इंटरनल वॉल, जो इंटरनल वॉल्स होते हैं उसको डैमेज करता है, साथ ही साथ पेन कॉज करता है, डायरिया, माल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो यही हमारा होता है इन्फ्लामेटरी बोवल सिंड्रोम। अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो इन्फ्लामेटरी बोवल सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ क्रॉनिक आइडियो
पैथिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ gastrointestinal tract mainly including ulcerative colitis and Crohn's disease characterized by internal inflammation, ulceration and systemic symptoms. ठीक है, क्या होता है इन्फ्लामेटरी बवल सिंड्रोम, आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। इन्फ्लामेटरी बवल सिंड्रोम एक ग्रुप है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स या इन्फ्लामेटरी कंडीशन का, जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होती है। इसमें क्या क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस कोज होता है, क्रोन्स डिसीज, ये टू टाइप्स की होती है। ये मतलब या तो अल्सरेशन हो जाएगा या क्रोन्स डिसीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग टाइप्स की होती है। ये क्यों, ये क्या कोज करती है, इन्फ्लामेशन कोज करती है, अल्सरेशन कोज करती है, साथ साथ सिस्टमिक सिस्टम जो होता है उस सिम्टम्स आने लग जाएंगे। अब जो इन्फ्लामेटरी बवल सिंड्रोम होता है, देखो सबसे पहले ये हमारा इसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन बाहर की साइड है और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे। अब जो क्रोन्स डिसीज जो होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, यहाँ पे अल्सरेशन हो जाता है। ठीक है, और जो टिश्यू है वो इन्फ्लामेशन हो रहा है दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, क्रोन्स डिसीज में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रही है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रही है। टाइप्स की बात करेंगे तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज कहाँ क्या क्या इसका फीचर्स हो सकते हैं। तो जो पहला है वो साइट, तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है वो कॉलोन और रेक्टम दोनों में हो सकती है, और जो क्रोन्स डिसीज है वो कोई से भी पार्ट में हो सकती है, माउथ टू एनस तक। ठीक है, क्योंकि जो क्रोन्स डिसीज है वो कोई पर्टिकुलर मतलब एक पार्ट में ही होती है, और पूरी जगह में भी हो सकती है, लेकिन क्रोन्स डिसीज कोई से भी पार्ट में हो सकती है, लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सिर्फ कॉलोन या रेक्टम में ही हो सकता है। नेचर ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का नेचर देखते हैं तो इसमें कंटिन्यूस रहता है, बना रहता है। सुपरफिशियल लेयर जैसे म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। क्रोन्स डिसीज में पेची ट्रांस म्यूरल फुल्ली थिकनेस हो जाता है इसके अंदर। अल्सर्स तो सुपरफिशियल अल्सरेशन देखने को मिल सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और फ्यूजरिंग अल्सर्स, ठीक है, इसमें डीप अल्सर्स देखने को मिलते हैं। फिस्टुला फॉर्मेशन तो इसमें रेयरली होता है, इसमें कॉमन होता है क्रोन्स डिसीज में। माल एब्जॉर्प्शन इसमें माइल्ड मतलब माइल्ड माल एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन इसमें सीवियर माल एब्जॉर्प्शन होता है क्रोन्स डिसीज के अंदर। रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर के रिस्क हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में हाई देखने को मिलता है, क्योंकि कॉलोन कैंसर हो सकता है, अल्सर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो उसमें कॉलोन कैंसर भी देखने को मिल सकता है। और जो क्रोन्स डिसीजेस में मॉडरेट, इसमें बहुत मतलब मॉडरेट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कैंसर। तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ आईबीएस। फिर हम बात करेंगे कॉज, कैसे कॉज होता है। तो सबसे पहला होता है जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली जो हिस्ट्री है, अगर उनके अंदर इन्फ्लामेटरी बवल सिंड्रोम है तो जेनेटिकली बच्चे को भी हो सकता है। ऑटो इम्यून रिएक्शंस के कारण हो सकता है, इम्यून सिस्टम अटैक्ड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ठीक है, अगर जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देगा इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में किसी भी कारणवश, तो उस कंडीशन से भी हो सकता है। इन इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया और वायरल जो ट्रिगर कर जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, तो उस कंडीशन में भी इन्फेक्शन उसके कारण इन्फ्लामेटरी बवल सिंड्रोम हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर पोल्यूशन और अर्बन लिविंग और स्मोकिंग, इन तीनों में देखने को मिलता है। डाइटरी फैक्टर्स जो होती है, अगर हाई फैट डाइट खा रहे हो या लो फाइबर डाइट खा रहे हो तो उस कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है इंटेस्टाइन के अंदर। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लाइक एग्रेवेट सिम्टम्स, ठीक है, अग्रेसिव कोई पेशेंट ज़्यादा होता है, मतलब कोई इंसान अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, गुस्सा कर रहा है, स्ट्रेस में रह रहा है, तो उस कंडीशन में भी इन्फ्लामेटरी बवल सिंड्रोम हो सकता है। फिर हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। It genetically predisposed individuals environment and infectious trigger active द इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं। सबसे पहला है इन्फेक्शन के कारण, इन्वायरमेंट के कारण और जेनेटिक के कारण। एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन वॉल। ठीक है, अगर हमारे इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, तो जिसके कारण जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, दिस लीड टू म्यूकोसल डैमेज, ये जो इन्फ्लामेशन है वो हमारा म्यूकोसल डैमेज कर सकता है इंटेस्टाइन का, साथ ही साथ अल्सर फॉर्म कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्प्शन होने का है वो नहीं हो पाएगा, वो
मतलब जो भी एब्जॉर्प्शन होने का है वहाँ पे, लाइक न्यूट्रिएंट्स वगैरह या फिर जो भी विटामिन वगैरह जो एब्जॉर्ब होने का है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। द इन्फ्लाम्ड टिश्यू रिलीज साइटोकाइनेस, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है टिश्यू के अंदर वो रिलीज करता है साइटोकाइनेस को, जिसके कारण क्या एडिमा कॉज हो जाता है, फिर पेन होने लग जाता है और डायरिया कॉज हो सकता है। अगर सीवियर केस है तो कॉम्प्लिकेशन सच एज परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड टॉक्सिक मेगा कॉलोन, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक केस हो गया है तो वहाँ पे परफोरेशन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे इंफ्लामेशन हो जाएगा, तो जिस कंडीशन से कोलोन बंद हो जाएगी, और टॉक्सिक मेगा कोलोन या फिर हमें कैंसर भी होने के चांसेस है सीवियर केस के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो सबसे पहला क्रोनिक डायरिया देखने को मिल सकता है, ब्लड भी देखने को मिल सकता है, म्यूकस भी देखने को मिल सकता है डायरिया के अंदर। एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग देखने को मिल सकती है, वेट लॉस हो सकता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है अच्छे से, माल एब्जॉर्प्शन कॉज हो रहा है उस पेशेंट को या फिर जिसको भी इरिटेबल बowel सिंड्रोम है उनको। फटीग एंड वीकनेस लगेगी क्योंकि आप जो भी खा रहे हो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी के अंदर, तो थकावट लग सकती है। लूज ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी, फीवर आ सकता है, ब्लडी डायरिया हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग आर कॉमन देखने को मिल सकता है, कैन इन्वॉल्व्स एनी पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक, कॉमनली इलियक एंड कॉलन, ठीक है। जीआई ट्रैक में किसी भी पार्ट में हो सकता है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बबल सिंड्रोम, और इलियक और कॉलन में भी बहुत कॉमन है ये, इलियम और कॉलन। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं इरिटेबल बबल सिंड्रोम को, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम से, लाइक ड्यूरिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया, ब्लीडिंग एंड पेन पैटर्न, इससे हम पता कर सकते हैं कि फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है उससे भी हम नॉर्मली देख सकते हैं। अगर उससे नहीं देख पाते फिर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए सीबीसी भेजते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन भेजते हैं, ताकि पता चल जाए कि कोई सा भी पश वगैरह या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ब्लैक स्टूल तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन या इन्फेक्शन तो नहीं है। रेडियोथेरेपी से भी हम पता कर सकते हैं कि क्रॉन्स डिसीज जो होती है वो जो होती है वो उसी से पता करते हैं, रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजी टेस्ट से। एंडोस्कोपी जो होती है उससे हम पता कर सकते हैं एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन से, तो कोलोनोस्कोपी विथ बायोप्सी, ठीक है। कोलोनोस्कोपी के द्वारा बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी मतलब ये होता है कि जो अंदर की जो इंटेस्टाइनल होती है वहाँ की थोड़ी सी स्किन बाहर निकाली जाती है और उसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि क्यों हो रहा है ये कंडीशन, और सीटी और एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं पेशेंट का। फिर मेडिकल या मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, तो मेन गोल रहेगा हमारा इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना, सिम्टम्स को कंट्रोल करना और साथ ही साथ रिमीजन मेंटेन करना। तो सबसे पहला है हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम देंगे रिड्यूस म्यूकोजल इन्फ्लामेशन के लिए। जो म्यूकोजल इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर जो भी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण क्या पेशेंट ना तो कुछ एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इंटेस्टाइन ना तो मूव कर पा रही है, ना पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो इन्फ्लामेशन को कम किया जाएगा सबसे पहले। फिर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देंगे, लाइक एज़ाथियोप्रिन जो ड्रग होती है ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए होती है। एंटीबायोटिक्स देंगे मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सिन इन्फेक्शन के लिए, लाइक क्रोन्स डिसीज अगर है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। एंटी डायरियल एजेंट्स लाइक लोपेरामाइड होता है वो हम दे सकते हैं अगर डायरिया ज़्यादा मात्रा में है तो। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट करेंगे, लाइक हाई प्रोटीन डाइट देंगे पेशेंट को, हाई कैलोरी डाइट, और विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स पेशेंट को दे सकते हैं। फिर आता है डाइटरी मैनेजमेंट में, तो ड्यूरिंग एक्यूट फेज लो फाइबर लो रेसिड्यू डाइट टू रिड्यूस बोवेल एक्टिविटी, ठीक है। फाइबर डाइट हम कम देंगे ताकि जो बोवेल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल में आए। ड्यूरिंग रिमीजन हाई प्रोटीन और हाई विटामिन डाइट दे सकते हैं हम। अवॉइड मिल्क को अवॉइड करना है, कैफीन अल्कोहल और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना है, और इनकरेज फ्रूट्स फ्लूइड फ्लूइड्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इनकरेज करना है, मतलब डाइट में लेके आना, शामिल करना है। फिर आता है प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो है नो स्पेसिफिक प्रिवेंशन बट सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल, ठीक है। स्पेसिफिक कोई प्रिवेंशन नहीं है इसका, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम स्ट्रेस अगर पेशेंट को है तो वो मैनेज करेंगे, हेल्दी डाइट के लिए बोलेंगे और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को।
अगर स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है पेशेंट, तो उसको बोलेंगे कि बिल्कुल आप अवॉइड कर दो, नहीं तो आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स के लिए, फ़ॉलो-अप के लिए पेशेंट को बुलाना है। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में उनको बुलाना है हॉस्पिटल। तो बस यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।